प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे, स्थल रूपों का विकास, जो कक्षा 7 के भूगोल की किताब में है, पर्यावरण और हम किताब में है। ठीक है, तो इसके कुछ भाग को हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो भाग बाकी रह गया है उसे आज पूरा करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पेंजिया और पैंथालासा के बारे में पढ़ा था और स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले जो 2 बल हैं, आंतरजनिक और बाह्यजनित, उसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, भूकंप के बारे में पढ़ा था और भूकंप के तरंगों, भूकंप को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, बचाव और उसके मुख्य स्थलाकृतियों को, जैसे नदियों का कार्य, उसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, भी आकार की घाटी को पढ़ा था, गार्ज और केनियान को पढ़ा था, जलप्रपात को भी पढ़ा था। तो जलप्रपात, कुछ मुख्य जलप्रपात दिए हैं, उनके बारे में हमने पिछले कक्षा में नहीं पढ़ा था, और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपनी किताब और कॉपी निकाल लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आएगा उसे आप नोट कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जलप्रपात पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, ठीक है, जैसे ब्राउनी जलप्रपात जो न्यूजीलैंड में है, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है, नियाग्रा जलप्रपात यूएस एवं कनाडा में है, और जो योसेमाइट जलप्रपात है वो कैलिफोर्निया में है, टकाकू जलप्रपात ब्रिटेन, कोलंबिया, कनाडा में है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड में है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। तो नदियां क्या है? नदियां प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था में अपने साथ साथ जो लाए अवसाद होती को क्या करती है? जमा करने का कार्य करती है। जो अपरदन का काम होता है वो कब करती है? जब उसका बाल्यकाल होता है। सबसे प्रारंभ में जहां से नदियां निकलती है वहां पर अपरदन का कार्य करती है, फिर परिवहन का कार्य करती है, और जब उसका वृद्धावस्था होता है उस समय वो जमा करने का, निक्षेपण का काम करती है। तो अवसाद के जमा होने से निम्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पहला क्या है? विसर्प एवं गोखुर झील, ठीक है। तो मैदानी इलाकों में जो नदियां होती है धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती और अवसाद जमा करती रहती है। जो अवसाद की मात्रा होती है अधिक होने से नदियों का जो रास्ता होता है वो कैसा हो जाता है? सर्पिल, सांप के जैसा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, सर्पिल हो जाता है। और इसी सर्पिल जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। उसे विसर्प, ये जो आकृति है ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ये क्या है? विसर्प है। मतलब सांप जैसा, सांप कैसा चलता है? टेढ़े मेढ़े चलता है ना, तो वही आकृति है। और जब कटाव बहुत अधिक हो जाता है तो नदियां उसे छोड़कर पुनः सीधे बहने लगती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कटाव होता है तो यहाँ हो सकता है यहाँ कोई भाग कट गया, फिर यहाँ मुड़ा हुआ है पहले, लेकिन फिर क्या कहती है, यहाँ से जो आने वाली नदियां सीधे आ जाती है, तो यहाँ जो किनारे रह जाता है, जो भाग नदी का पानी जमा हुआ, पहले नीचे बहुत गड्ढा हो जाता है किनारे में, और वो क्या होता है, उसमें जल भरकर रह जाता है, पानी भरकर, उसे कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। जब अत्यधिक कटाव हो जाता है तो नदियां उस भाग को क्या करती है? छोड़कर सीधे बहने लगती है, और सीधे बहने के कारण जो झील किनारे में तैयार हो जाता है उसे गोखुर झील कहते हैं। और इसकी आकृति कैसे होती? गाय के खुर के समान। गाय का खुर कैसा होता है? इस तरह से होता है ना, इस तरह से, तो इसी के समान आकृति हो जाती है, इसीलिए गोखुर, गाय का खुर, ठीक है। मतलब उसके पैर में जो खुर रहता है, जो निचला भाग, उसको खुर कहते हैं, और उस तरह का झील हो जाता है, इसीलिए गोखुर झील कहते हैं। और विसर्प क्या होता है? सांप के समान, सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा, तो उसे विसर्प कहते हैं। समझ गए? ऐसे दोनों को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है डेल्टा। तो डेल्टा का जो निर्माण होता है नदी के मुहाने के पास होता है। मुहाने के पास, जहां पर नदियां आकर समुद्र में मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो जहां नदी समुद्र से मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है ग्रीक अक्षर डेल्टा, ग्रीक अक्षर डेल्टा को क्या कहते हैं? इस तरह से डिनोट किया जाता है, संकेत द्वारा दिखाया जाता है।
त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो भारत और एवं बांग्लादेश में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा नदी भी मिल रही है और यमुना नदी भी मिल रही है, और उसके बीच में जो त्रिभुज आकृति, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आके समुद्र में मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक त्रिभुज जैसा आकृति तैयार हो गया, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, और ये जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। एक त्रिभुज जैसे, डेल्टा मतलब ये त्रिभुज जैसा आकृति, और जब दो नदियां, यहाँ से एक नदी आ रही, इधर से एक नदी मिल रही है समुद्र में आकर, तो एक त्रिभुज आकृति तैयार हो जा रहा है, जिसे डेल्टा कहते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना डेल्टा, ये इस चित्र में दिख रहा है। देखिए यहाँ से एक नदी आके मिल रही है, यहाँ से एक नदी, तो यहाँ जो त्रिभुज आकृति तैयार हो जा रहा है, ये क्या है? डेल्टा है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, ये हो गया नदियों के कार्य हो गया। ठीक है, नदियों का कार्य क्या हुआ? डेल्टा हुआ, और विसर्प एवं गोखुर झील जो निक्षेपात्मक कार्य। अब देखिए पवन का कार्य। ठीक है, पवन का कार्य, नदी की तरह ही पवन भी अपरदन का एक प्रमुख कारक है। अपरदन मतलब टूटना फूटना, तो पवन भी क्या करती है, उसके रास्ते में जो उसको कमजोर चट्टाने मिलती है, मिट्टी मिलती है, उसको क्या करती है, वो बहाकर ले जाती है, और ये जो काट छांट करने की प्रक्रिया, इसे अपरदन कहते हैं। तो पवन की गति क्या है? रेगिस्तानी प्रदेशों में सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है, बालू अधिक होते हैं, और जो चट्टान होते हैं घिस घिस कर धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, और पवन के द्वारा बहा के ले जाए जाते हैं। और वैसे जगह में क्या, रेगिस्तान में हवाएं भी बहुत तेज होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, हवाओं को रोकने का काम करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जिसके कारण हवा बिना रोक टोक तेजी से बहता है। एक नंबर है मशरूम चट्टाने या छत्रक शैल। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, मशरूम कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, ये हो गया मशरूम। तो इसी तरह से जो चट्टान है, ये दिख रहा है ना, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से पतला है ना। तो क्या करते हैं, हवा इधर से बह रही है, तो क्या है कि उसके रास्ते में ये निचला भाग आ रहा है, तो इसको काटते हुए आगे चल जा रही है। मतलब क्या है, ये नीचे भाग हवा के कारण कट कट कर क्या हो गया है, पूरा कम होता गया। इस तरह से छत्रक जैसा, मशरूम जैसा आकृति हो गई, इसीलिए इसे मशरूम चट्टान या छत्रक। छत्रक मतलब छाता, छाता कैसा है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, छाता। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मशरूम और छत्रक शैल का निर्माण होता है। किसके कारण? पवन के कारण। पवन क्या है, तेज गति के कारण चट्टान को काट छांट के कारण बनती है। ठीक है, तो चट्टान का जो निचला भाग होता है वो अधिक अपरदित होता है, अधिक टूटता फूटता है, जबकि जो ऊपरी भाग है कम टूटता फूटता है, और इससे कैसी आकृति हो जाती है, छतरी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे मशरूम चट्टान कहते हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति आपको रेगिस्तान में बहुत देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है बलुआ टिब्बा। ठीक है, ये क्या है, पवन के कार्य हैं। तो पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक वो, इसके ऊपर मशरूम चट्टान क्या था, अपरदनात्मक मतलब काट छीट करने वाला। उसके बाद निक्षेपात्मक मतलब पवन के द्वारा लाकर जमा कर देने के कारण। ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता जाता है, और इस प्रकार क्या होता है, बालू का टिब्बा का निर्माण होता है। क्या करता है, पवन अपने साथ बालू को बहा कर ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में यदि कोई पेड़ मिलता है या फिर कोई चट्टान मिलता है, तो क्या होता है, वो बालू आकर वहीं जमा होता जाता है, और इस तरह से आकृति बनता जाता है बालू से, और जिसे क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा। क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा। अब नेक्स्ट है लाओस। तो लाओस क्या है, पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा करते जाती है। ठीक है, अपने साथ बालू का टिब्बा में क्या है, पेड़ या फिर चट्टान से अटक बालू उसके पास आके जमा हो जाती है, लेकिन जो लाओस होता है उसमें बालू को उड़ाकर ले आती है, या फिर महीन कण को लाकर क्या करते, एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला देती है। इससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। क्या होता है, एक समतल आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, लाओस कहते हैं, लाओस।
तो चीन का जो लाओस मैदान है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, एक विस्तृत क्षेत्र है, पूरा समान क्षेत्र है और उसमें लाकर बालू जमा कर दिया जाता है। ये हो गया लाओस। चौथा नंबर है ओएसिस। ठीक है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है। ठीक है, अब तक तो था कि निक्षेपात्मक लाके जमा कर दिया जाना, जो लाओस है बालू का टिब्बा है, लेकिन जो ओएसिस है उसमें क्या है कि रेगिस्तान में एक जगह से जो हवा है, हवा चलती है तो बालू को क्या करती है, उड़ाकर ले जाती है। तो यहाँ एक प्याले के आकार का गड्ढा तैयार हो जाता है और एक गड्ढे में जब बारिश होती है तो क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है ओएसिस। ठीक है, इस चित्र में दिख रहा है ना, एक गड्ढा तैयार हो गया, यहाँ बालू को क्या किया है, पवन उड़ा के ले गया है, तो इससे क्या निर्माण होता है, ओएसिस, पानी भरा हुआ छोटे तालाब जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हिम नदी के कार्य। हिम नदी के कार्य, ठीक है, तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है और जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकता है तो उसे हिम नदी कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे हमारा हिमालय क्षेत्र, वहां क्या करते हैं, जब बर्फ जमा रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, बर्फ का जो पिंड है वो नीचे की तरफ आता है। क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर चीज नीचे की तरफ खिसकती है, तो इससे क्या होता है, हिम नदी कहते हैं। जब जो बर्फ खिसकता हुआ नीचे की तरफ आता है उसे हिम नदी कहते हैं। और हिम नदियों के द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां हैं, जैसे एक है यू आकार की घाटी, दूसरा है हिमोर। तो यू आकार की घाटी क्या है, देखिए, तो खिसकती हुई जो हिम नदी है घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा कर देती है। तो जो हिम नदी बहती है तो क्या करती है, इसके दीवारों के साथ साथ निचले भाग को भी काटते जाती है, अपराधित करते जाती है, जिससे क्या होता है, निचला भाग भी चौड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जो बनी घाटी होती है उसका आकार कैसा होता है, यू आकार के समान होता है, जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ यू आकार का हो जाता है और इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। मतलब पहाड़ों का जो निचला भाग है उसे घाटी कहते हैं और यू के तरह कट जाने के कारण उसे यू आकार की घाटी कहते हैं, जैसे इस चित्र में दिख रहा है। अब देखिए हिमोड़। हिमोड़ क्या है, हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है, ठीक है, पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण वो पिघलती जाती है और जब तापमान बढ़ता है तो वो हिम क्या है, बहिम मतलब बर्फ, बर्फ क्या है, गलते जाती है और इस प्रकार अपने साथ लाए गए जो मिट्टी है, बालू है, चट्टानों के टुकड़े को ढोने में वो असमर्थ रहती है। जो इससे पहले उसके अंदर बालू मिट्टी रहते हैं वो और नहीं ढो पाती है, तो क्या करती है, वो किनारों पर जमा करते जाती है। किसे, बालू को, मिट्टी को, चट्टाने के टुकड़ों को किनारे में जमा कर जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्ग या एवं टार्न। ठीक है, तो खिसकती हुई जो हिम नदी होती है पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई एक खोखली आकृति का निर्माण करती है, जिसे सर्ग कहते हैं। ठीक है, जो हिम नदी बहती है ऊपर से खिसकती हुई नीचे आती है और क्या करती है, जो पहाड़ों की दीवारों को होती है उसको खोखला करते जाती है। वो इतना तेज गति होता है उसका कि पत्थरों को बार बार ठोकते ठोकते क्या होता है, वो घिसता जाता है और खोखला आकृति बन जाता है, जिसे सर्ग कहते हैं। और इस खोखली आकृति में जब जल भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हिमझील या टार्न कहते हैं। जब उस खोखली आकृति में क्या पानी भरते जाता है उसे टर्न या हिमझील कहते हैं। हिम मतलब बर्फ, बर्फ से बनने वाला झील, हिमझील। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री तरंगों के कार्य। ठीक है, समुद्री, अब ये हिम नदी के कार्य हो गए, अब समुद्री तरंगों के कार्य। तो समुद्री तट की जो स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा होता है। जो समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, जो आगे दिया हुआ है, अपरदन और निक्षेपण के कारण। तो पहला आकृति है समुद्री श्रृंगी। ठीक है, समुद्री श्रृंग। तो इससे क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो समुद्री तरंगे चलती है जब तटीय चट्टानों से टकराती है, जो समुद्री तरंग है वो
किनारे, समुद्र के किनारे जो चट्टान है उस पर टकराती है तो चट्टानों का जो आधार होता है, निचला भाग होता है, वो कटकर क्या होता है, कटकर धीरे धीरे टूटता हुआ खोखला होने लगता है। और इस प्रकार जो खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती है ऊपर, निचला भाग तो खोखला हो जाता है ऊपर, लेकिन क्या है, चट्टानें बच जाती है, उसे समुद्री श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री श्रृंग। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, समुद्री गुफा का निर्माण हुआ है और ये है प्राकृतिक मेहराब और ये क्या है, स्टैक, जो आकृति बच गए। तो इसी तरह से क्या है, किनारे को, ये पहाड़ समुद्र के किनारे है चट्टान, उसमें क्या है, निचले भाग को वो खोखली कर दी है और ऊपरी भाग जो है वो बचा हुआ, इसे क्या कहते हैं, समुद्री श्रृंग। और दूसरा है समुद्री गुफा। तो समुद्री गुफा क्या है, समुद्री तरंगे जो है लगातार काट छाट कर कार्य करती है और श्रृंगों को तोड़ती रहती है, जो श्रृंग बनता है उसको तोड़ते रहती है और इस प्रकार इसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, वो चौड़ी होती जाती है और समुद्री गुफा का निर्माण होता है। ठीक है। और जब दोनों तरफ से बनती हुई जो समुद्री गुफाएं होती हैं बढ़ते जाती, विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है तथा उसके आर पार जल बहने लगता है। क्या होता है, उसके आर पार जल बहने लगता है। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, पहले तो ये छोटी रहती है लेकिन धीरे धीरे कटते ये बड़ी होने लगती है और उसके बीच से पानी बहने लगता है। तो जो इस प्रकार की आकृति बनती है उसे प्राकृतिक मेहराब कहते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इस आकृति में जो दिख रहा है ये है प्राकृतिक मेहराब। ये हो गया समुद्री गुफा, ये प्राकृतिक मेहराब। और जब ये प्राकृतिक मेहराब अपरदन के कारण टूटकर नीचे गिर जाते हैं और उनके जो शीर्ष स्थल हैं या फिर सागर वाला भाग है तट से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को स्टैग या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है चित्र में क्या है, पहले तो ये क्या था, प्राकृतिक मेहराब था, लेकिन ये भाग जो था, ये भाग कट कर अलग हो गया, अलग होकर इस तरह से अपना अलग एक आकृति बन गया, उसे स्टैग कहते हैं, जो पूरा चट्टान से अलग टूटकर समुद्र में आ गया। ठीक है, उसे सागरीय स्तंभ या स्टैग भी कहते हैं। अब दूसरा है समुद्री तरंग के कार्य, तीसरा है, पहला था समुद्री श्रृंग, दूसरा था समुद्री गुफा, तीसरा था लैंगून। तीसरा क्या है, लैंगून। लैंगून क्या है, देखिए कभी कभी क्या है, समुद्री जो अवसाद हैं एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा हो जाते हैं और इसके पीछे जमा पानी जो होता है मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो समुद्र के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं वो क्या होता है, किनारे जमा होते जाते हैं और उसका जो कुछ समुद्र का कुछ भाग है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जो मुख्य समुद्र है उससे अलग हो जाता है और इस तरह से जो आकृति बनता है वो क्या है, लैंगून है। जैसे उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो भी एक लैंगून है। क्या है, समुद्र से अलग हो जाता है और अपना समुद्र का एक अलग हिस्सा हो जाता है, उसका पानी भी क्या होता है, खारा होता है, लेकिन वो समुद्र से अलग होता है, उसको कहते हैं लैंगून, जैसे चिल्का का झील है। इसके बाद है समुद्री तट। तो समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि जो पदार्थ हैं समुद्र के किनारे जमा कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक केरल का लैंगून का भी चित्र दिया हुआ है। ठीक है, जो समुद्र से अलग हुआ है। तो क्या है, बालू जो कंकड़ वगैरह है समुद्री तरंग क्या है, किनारे पे लाके जमा करते जाती है, इससे समुद्र तट का निर्माण होता है। और चेन्नई का जो मेरीना बीच है एक इसका उदाहरण है। तो समुद्री तट क्या होते हैं, पर्यटन के लिए अच्छे स्थल होते हैं, वहां पे लोग घूमने भी जाते हैं। तो नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा जो अपरदित पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह जमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, इससे पहले भी आप जान चुके हैं। अपरदन क्या होता है, टूटना फूटना, उसके गति के कारण क्या होते हैं, चट्टानें टूट फूट जाती हैं, तो वो हो गया अपरदन। और जब उन टूटे फूटे चट्टानों को अपने साथ बहा कर ले जाती वो हो गया परिवहन। और जब उन टूटे फूटे ये को अपने गति क्या होता है, जब प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में आता है नदी, तो क्या करता है, वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, धीरे बहता है,
तब क्या करता है, वो जो अपदरित पदार्थ है उसको वहीं जमा करता जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से आप सब समझ गए होंगे पाठ को। अब देखिए यहाँ कुछ मुख्य शब्द है, जैसे विवर्तनिक प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, क्रेटर, ठीक है, क्रेटर, अपक्षय, वेदरिंग, निक्षेपण, डिपोजिशन, जलप्रपात, वाटरफॉल, छत्रक शैल, मशरूम रॉक, लाओस, लाओस, हिमोड, मोरेनिस, समुद्री श्रृंगी, सी क्लिप, लैंगून, लैंगून, भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, अप्रदन, इरोशन, गाज, गाज, गोखुरझील, ऑक्सबोलैक, बलुआ टिब्बा, सैंडंग, ओएसिस, ओएसिस, शार्क एवं टार्न, क्रैश एंड टार्न। और 18 नंबर में है समुद्री गुफा, सी केव, ठीक है। इस तरह से सारे शब्द को आप कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें हैं। तो 1 नंबर में है ऐसे बल जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल। और जो इटली का एटेना है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका, सक्रिय ज्वालामुखी। 3 नंबर है धरातल के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम, उद्गम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, क्या है, उद्गम केंद्र कहलाता है। 4 नंबर भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम क्या है, भूकंप लेखी है, ठीक है। अब देखिए सही कथन पर टिक लगाना। एक क्या है, जलप्रपात का निर्माण किससे होता है, हिमनदी से होता है, गलत है। और बलुआ टिब्बा जो है मशरूम में, मरुस्थल में पाया जाता है, सही है। विश्व का जो सबसे बड़ा कैनियन गंगा नदी पर निर्मित है, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से सारे प्रश्न आप कर लेंगे। जैसे आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है आपको। तो 1 नंबर में क्या है, पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बल क्या है, अंतर्जनिक और बाह्यजनिक। और जो मशरूम की चट्टाने हैं, मशरूम चट्टाने कहाँ पाई जाती है, पढ़ा है ना आपने, रेगिस्तान में। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। गोखुरझील का निर्माण किसके कारण होता है, नदियों के निक्षेपण के कारण, क्या होता है। और क्या है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, है ना। अब आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसे आप कर लेंगे। अंतर बताए हैं, कारण बताएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सारे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैप्टर समझ गए हैं तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।